तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और उसके बाद आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो केस स्टडी में अब आप लोग हैंड रेज करो और मुझे बताओ कि किसी को कोई दिक्कत केस स्टडी पे जो हमने पूरा का पूरा इसमें डिस्कशन किया, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज करिए। और आपको इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत हो, स्टेक होल्डर में दिक्कत हो, ऑप्शंस के लेवल पे दिक्कत हो, या फिर जो हम उपाय वगैरह बताते हैं उस पे दिक्कत हो, हम सब पे बात करेंगे। तो जिनको भी इन लेवल पे पूरी की पूरी केस स्टडी में कहीं पे कुछ भी दिक्कत आई है तो आपको हैंड रेज करना है, हम उस पर आराम से बात करेंगे। बताओ रोहित, आपको क्या दिक्कत आई है? मैम निष्कर्ष भी इसमें मतलब दिया जाता है या ओवरऑल, जैसे कि पहले में ही मतलब बोला गया कि 4 ऑप्शन मतलब हम दे रहे थे, मतलब दूसरा क्वेश्चन में हम 4 ऑप्शन दे रहे थे, निष्कर्ष देना पड़ेगा आपको। और मतलब जैसे कि 4 ऑप्शन शुरू में मतलब इस कॉपी में मेंशन किया था, तो दूसरा ऑप्शन उठाया गया, तो दूसरा ऑप्शन को मतलब पहले तो 200 गुण उसका भी मतलब लिखा हुआ था, फिर वही मतलब गुण को दोबारा से मतलब जब मतलब दूसरा ऑप्शन को मतलब बेस्ट मानते हुए अगर हम उस पे लिख रहे हैं तो फिर उसमें मतलब 3-4 पॉइंट और मतलब ऐड किया हुआ था लास्ट में उसका मतलब पूरा तो करना ही करके। पड़ेगा क्योंकि उस पॉइंट उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। देखो, जो सेकंड ऑप्शन है अगर आप उसको लेके जा रहे हो तो उसको बताना पड़ेगा। मैंने यही चीज तो बोली थी कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हम ऑप्शन देंगे वो 3 और 4 ऑप्शन ही देंगे, और ऑप्शंस में हमको ऐसे देने थोड़े डिस्टिंक्ट होने चाहिए, क्लोज ऑप्शन नहीं होने चाहिए कि आप उसको जस्टिफाई ही नहीं कर पाओ। ठीक है, तो इसीलिए सर ने भी 4 ऑप्शन रखे और सारे ऑप्शन बिल्कुल क्लोज नहीं है, अलग अलग आपके डिस्टिंक्ट ऑप्शन है, तो उनको जस्टिफाई करना बहुत ईजी हो गया। अब वो ऑप्शन आप चुनोगे तो आपको बताना तो पड़ेगा ना, उसमें पूछा है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि आप इनमें से जय को कौन कौन से विकल्प है और इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है, उनको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। एक तो जय को कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों। शिक्षा विभाग के आयुक्त के रूप में जय के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं, इनमें से प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करिए। तो पहले तो विकल्प 4 उसने रखे, उनका मूल्यांकन करने का मतलब है कि प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। फिर जय को कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों। आप ऐसा नहीं छोड़ सकते कि भाई दूसरा ऑप्शन, क्योंकि हमने दूसरे ऑप्शन में भी तो माइनस बताया था ना कि पर्सनली तो उसको पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ सकता था, नहीं पड़ सकता था, बताओ। तो वो निगेटिव पॉइंट को मतलब कैसे, मतलब वो निगेटिव पॉइंट को एक्सप्लेन करना था या नहीं करना है, मतलब निगेटिव पॉइंट को इसमें तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, वो तो मतलब छोड़ के मतलब कर दिए अंत में क्यों पे मतलब। नहीं नहीं, तो अरे दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है। आप कोई भी चीज उठाओगे उसमें प्लस माइनस होगा ही होगा। हम हमेशा सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं, हम सबसे वो ऑप्शन चुनते हैं जिनमें नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे कम हो। उसने खुद को रिस्क में रखा कि मुझे राजनीतिक दबाव झेलना पड़ सकता है, बट एज अ सिविल सर्वेंट शिक्षा विभाग में मुझे इतनी बड़ी अथॉरिटी दी गई है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे वही लोग हैं जो यहाँ पे सिलेक्ट होके आए जो एक्चुअल में इस एग्जाम को पास करने के लायक हैं और जो एक्चुअल में लोगों को पढ़ा सकते। ठीक है, तो इस पे आपको बताना पड़ेगा क्योंकि 1-2 पॉइंट तो हर जगह माइनस है ना, आप पूरा जस्टिफाई नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, बाकी ये यस। जो दूसरा पॉइंट आप बेस्ट बता रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें इस पे हैं। ठीक है, ओके। उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ दूसरा ऑप्शन बेस्ट है बस बात खत्म, नहीं, आपको और बताना ये पड़ेगा, मैंने बताया है। और ये तीनों क्वेश्चन को मतलब 250 शब्द में मतलब करना है या कि मतलब तीनों का अलग अलग मतलब रहता है कि यह 100 वर्ड में इसको निपटा दो या फिर ऐसा कुछ है आपको क्राइटेरिया। पेजेस मिलते हैं, 4 पेज मिलते हैं, और अगर आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं तो तीनों को आपको बराबर डिवाइड करने पड़ेंगे कि हाँ तीनों को उतना ही इंपॉर्टेंट देना है। ऐसा नहीं कि पहले वाले को जरा सा बता के छोड़ दिया और बाद वाले को, अगर उसने ऑप्शन पूछ रखे तो सबसे ज्यादा तो ऑप्शन वाला ही आपका स्पेस लेगा ना, क्योंकि आपको ऑप्शन 3-4 तो बताने पड़ेंगे। तो ऐसा होता है। तो मतलब कि सबसे ज्यादा जो आपको स्पेस देना होता है वो ऑप्शंस को देना होता है, क्योंकि 3 से 4 ऑप्शन बताना और ऑप्शंस में भी आपको उनका मूल्यांकन करना, फिर फाइनली एक डिसाइड करना। तो ये इसमें आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज तो आराम से लगते हैं, और बाकी एक एक पेज आप इंट्रोडक्शन और फिर लास्ट में उपाय। इंट्रोडक्शन में आप स्टेक होल्डर्स वगैरह एक पेज में सब बता देते हो। अगर एथिकल डिलेमा पूछता है तो डिलेमा भी आप बताते हो।
ठीक है, ओके। ठीक है रोहित। ऋषि आप बताओ। निशी आप बताओ, आपने भी हैंड रेस किया है? यस मैम, जैसे कुछ केस स्टडी के मैंने फॉर्मेट देखे तो उसमें था कि पहला तो ब्रीफ करना है, फिर सेकंड में हितधारक बताने हैं और फिर नैतिक मुद्दे लिखने हैं कि कौन-कौन से डायलेमा आ सकते हैं। तो इस वाले केस स्टडी में तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि हाँ, नहीं, आंसर मैंने में बताया, उन्होंने नहीं। मैंने यही बताया कि सर ने स्टेक होल्डर भी नहीं लिख रखे हैं, तो आपको हाँ, लिखना है, और ये फॉर्मेट होता है, वो मैंने पहले ही बताया हाँ, कि आपको बताना है, स्टेक होल्डर भी बताना है, नैतिक मुद्दे आप थोड़ा सा बता सकते हो चाहो तो, क्योंकि वो आपने स्टार्टिंग में ना क्या कहते हैं, जब हम ब्रीफ करते हैं ना तो वहां पे वो कीवर्ड्स हम ऐड कर देते हैं, जब हम उसको ब्रीफ कर रहे होते हैं ना, तो ब्रीफ करने में वो कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं नैतिक मुद्दे वाले। तो आप चाहो तो आफ्टर स्टेक होल्डर नैतिक मुद्दे बता सकते हो कि क्या क्या नैतिक मुद्दे हैं, जैसे कि उसका पर्सनल गेन हो सकता है वर्सेस यस मैम, लोगों का कल्याण या समाज का कल्याण। या ठीक है, तो मतलब यस मैम। कि अपनी खुद की सत्यनिष्ठा हो सकती है वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर। तो मतलब ऐसे जो आपके डेलमास होते हैं ना, नैतिक मुद्दे होते हैं या नैतिक डेलमास होते हैं, वो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। और जैसे निर्णय लेने वाले में जब लिखते हैं तो नेगेटिव साइड तो रहते ही है पावरफुल, पर ओवरऑल आइडियलिज्म दिखानी होती है कि हाँ, मतलब चाहे कितने भी डायलेमा हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव वे में जो सिविल सर्वेंट के लिए सही एटीट्यूड होनी चाहिए वो दिखाना है। नहीं नहीं क्योंकि नहीं, यही नहीं नहीं, आइडियलिज्म नहीं दिखाना है। देखो आइडियलिज्म एक अलग चीज। पॉलिटिकल प्रेशर तो मैम होता ही है, वो तो रहेगा ही बहुत ज्यादा, उसे आप ओवरकम नहीं कर सकते हो। पर आंसर में तो वो नहीं लिख सकते हैं ना कि हाँ पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा रहेगा तो इतना नहीं दिखाना है, उसे दिखाना होगा एंड ऑफ नहीं द नहीं, कि हाँ। अरे ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात समझो। देखो कोई भी सिस्टम ना काम करता है प्लस माइनस के साथ ही। फॉर एग्जाम्पल अगर यस सारे सिविल सर्वेंट, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, अगर सारे सिविल सर्वेंट करप्ट हो जाए ना, तो आपका ये जो पूरा का पूरा ये चल रहा है ना, कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा क्रैश कर जाएगा। उसमें बैलेंस ही बना हुआ है कि 60-70% लोग भले करप्ट हैं, पर 30% लोग इतने ज्यादा ऑनेस्ट हैं, इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल हैं कि वो चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। तो कभी भी वो स्थिति खराब हो ही नहीं पाती है। तो आपको जो अपनी केस ओके स्टडी में दिखाना है, अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है कि आप कल को सिविल सर्वेंट बन के क्या पॉलिटिकल प्रेशर में आके उसके अकॉर्डिंग चीज करोगे, या फिर जो लोगों के लिए सही है वो करोगे। तो इट्स नॉट अबाउट आइडियलिज्म, इट्स अबाउट कि एग्जाम, देखो इंटीग्रिटी एग्जाम, अपनी दिखाने की। हाँ एग्जैक्टली जो एग्जामिनर है वो आपसे उम्मीद करता है, और कोई भी उम्मीद करेगा। कोई भी एग्जाम है तो वो क्या ओके उम्मीद करेंगे कि कल को कोई आएगा तो करप्ट हो जाएगा, कोई नहीं सोचता है। जो लोग बाद में करप्ट बनते हैं वो ये भी नहीं सोचते हैं कि मैं कल को सिलेक्ट होके करप्ट बन जाऊंगा। आप वहां पे जाते हो सिस्टम में, आपका माइंडसेट चेंज होता है, कुछ लोग अच्छे बने रहते हैं, कुछ लोग करप्ट हो जाते हैं। तो एग्जाम में आपको अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखानी होती है कि आप एक्चुअल में अच्छे इंसान हो, और आप लोगों के लिए सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो अच्छा ही करोगे। वहां पे अगर आप लिख के आओगे कि नहीं पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे हैं, इससे तो मैं तो पैसे ले लूंगा तो ये नहीं करना है। ठीक है, नहीं। ओके मैम, और निर्णय के सपोर्ट में जो संस्थागत उपाय होते हैं वो भी बताने होते हैं क्या? जैसे कि क्या? जैसे कि एक तो हो सकता है कि विसल ब्लोअर वाले हो सकते हैं, दूसरा जो कंप्लेन डाल सकते हैं आरटीआई के थ्रू डाल सकते हैं, आरटीआई का जो प्रबंध है वो सब दे सकते हैं कि वो हाँ पूरी प्रक्रिया। वो वो उन लोगों के लिए डाल सकते हैं जब वो इंडिविजुअल के बारे में बात करें। अगर आप यस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे, इसीलिए देखो हमको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर वो ओपन एंडेड उपाय पूछता तो चल जाता, ठीक है, लेकिन ये जय जैसे सिविल सेवकों के अपने दायित्व के निर्वहन में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए पूछ रहा है कि उनको कैसे बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर सिविल ओके सर्वेंट को सुरक्षा प्रदान करनी है, तो आप कितना भी जाके वहां पे न्यूज़पेपर में छपवा दो, कुछ भी कर दो, मैंने पहले बताया था ना कि हमको कितना पता है कि इसका 57 टाइम्स इसका ट्रांसफर हुआ, इसका 70 टाइम ट्रांसफर हुआ, बट ना तो किसी पॉलिटिकल पर्सन के ऊपर आज तक एक्शन हुआ, ना तो उसका ट्रांसफर रद्द किया गया, उसका आज भी पूरे आजीवन उसके कार्यकाल में ट्रांसफर ही ट्रांसफर होता रहा। तो आप कितना भी इस मुद्दे को न्यूज में ले आओ, एनजीओ के थ्रू उठवा लो, पीआईएल दाखिल करवा लो, विशल ब्लोअर के थ्रू बात करवा लो, वॉट एवर कुछ भी कर लो,
पर इसमें उतना ज्यादा कंक्रीट चीज हो नहीं सकती जितना कि आप एक्चुअल में कोई लॉ बना के, कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन बना के उनके लिए स्टेप्स आप ले सकते हो। तो हमको वही रियलिस्टिक उपाय ही बताने हैं जो एक्चुअल में वर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। ओके मैम, तो जैसे समिति की सिफारिशें वगैरह हुई तो वो निर्णय में लिखना है या फिर जहाँ पे विकल्प चुन रहे हैं उसके पक्ष में दे देना है? नहीं नहीं नहीं, वो तो आपको मतलब बाइंड बता conclusion रहा है। नहीं नहीं, वो कंक्लूजन में देना होता है। जो आप वहां पे ऑप्शंस देते हो और ऑप्शन का जो प्लस माइनस बताते हो वो एज एन इंडिविजुअल बताना है, वहां पे समिति का कोई मतलब नहीं। समिति का मतलब या तो इंट्रोडक्शन में आपको उसके रिगार्डिंग कुछ पता है तो समिति कोट कर सकते हो, या तो कंक्लूजन में आप जो आगे की बात बता रहे हो। तो हम तो इतने इंटेलिजेंट है नहीं, मान लो कोई सिविल सर्वेंट ही है, जनरल स्टडीज पढ़ के गया है, किसी पर्टिकुलर एरिया का वो इतना बड़ा जानकार तो है नहीं, ठीक है। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की अच्छी की चीज की बोल रहा है कि आने वाले टाइम इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, तो वहां पे वो किसी ऐसे इंसान को या ऐसी समिति को कोट करेगा जिसने उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रिसर्च किया हो, काम किया हो। इसलिए हम वहां पे समिति वगैरह का उल्लेख करते हैं क्योंकि वो समिति बनाई ही उसी चीज के लिए गई थी। ठीक है। तो कंक्लूजन में आप अपनी बात रखते हो, समिति से उस बात को ऑथेंटिक बना देते हो बस। थैंक यू। ठीक है। ओके ऋषि, ठीक है। विपिन आप बताओ, आपने हैंड रेस किया है? हितधारकों में एनजीओ को लिख सकते हैं जो शिक्षा के लिए काम करते हैं। थोड़ा सा एक बार वापस से बोलना पड़ेगा विपिन, क्या बोला आपने? मैम एनजीओ को लिख सकते हैं जो शिक्षा के लिए काम कर सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी कोट कर सकते हो आप। ठीक है। ओके। आपने भी हैंड रेस कर रखा है? मैम को बोल रहे थे मैम, हाँ अरुण बताइए क्या बोल रहे हो? ये एक केस स्टडी में कितने सवाल होंगे? 3 से 4 तो होंगे ना? हाँ इतना ही होता है, एवरेज 3 से 4 ही क्वेश्चन होते हैं। कई बार वो स्टेक होल्डर डिलेमा भी पूछता है, नहीं कई बार नहीं पूछता है, पर वो फॉर्मेट में हम रखते हैं तो लिखना पड़ता है। और एक केस स्टडी कितने मार्क्स का होता है? 20 या 15? 20। ओके। अभी जैसे ये हरदा में नागार्जुन विगड़ा वाला मामला सुना होगा आपने, बहुत चर्चा में रहा था वो। तो वैसे ही जो चल रहा होता है उनको शक्ल बदल के पूछ लेते हैं जनरल वे में, बिना किसी का नाम डाले, है ना? हाँ नाम चेंज पूछ करके। लेते हैं, आप ऐसे लोग का नाम भी डाल सकते हो, लेकिन अपराध सिद्ध होने के बाद जो नागार्जुन देवगौड़ा का चल रहा है उसमें अभी उनका अपराध सिद्ध ही नहीं हुआ है, सिर्फ एलिगेशंस लगे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उनका नाम डालना है, मैं कह रहा हूँ जैसे वो मामला हुआ भी इतना हाईलाइट था, पूरे देश ने देखा, तो जैसे ये एग्जाम में पूछते हैं यूपीएससी वाले तो नाम चेंज कर देंगे, वैसा ही कोई डायलेमा दे देंगे, केस स्टडी दे देंगे ऐसे। हाँ वो तो करते हैं। हाँ वही पूछा। ओके। बाकी जिनके ऊपर अपराध सिद्ध हो गए ना, जैसे पूजा खेड़कर, उसने तो बिल्कुल ही हालत ही खराब कर दी। यूपीएससी में फॉर्म देख रहे हो कैसे भरना पड़ रहा है, उसके कारण ही हुआ है। तो उसका तो नाम जहां भी भ्रष्टाचार है उसका नाम लिख के ही आना है। पूजा खेड़कर 2-3 जगह तो लिख के आओ कम से कम। ठीक है। राधा आप बताओ, आपने बहन रेस किया है? अच्छा मैम, जैसे इसमें ना एक सोशल मीडिया का पार्ट भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे अभी के टाइम सोशल मीडिया काफी प्रेफरेंस है। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सोशल मीडिया का तो करना ही है, जहां पे ये चीजें है ना वहां पे कर सकते हो आप, क्योंकि सोशल मीडिया एक्चुअल में अच्छा रोल निभाता है इन चीजों में। जहां पे ऐसा होता है ना कि कुछ सिविल सर कोई था आईएएस आईपीएस, उसने अच्छा काम किया लेकिन ट्रांसफर कर दिया, तो हमको वो स्टोरीज पता ही इसलिए चल पाती है क्योंकि मीडिया ने कवर किया होता है, वरना हमको कैसे पता चलता कि अरे उसका इतना बार ट्रांसफर हो गया, उसने कोई अच्छा काम किया था तो पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, उसके ऊपर सस्पेंड कर दिया गया। तो हमको ये बातें पता ही चलती है मीडिया के थ्रू। तो मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है, जहां पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मीडिया इंक्लूड किया जा सकता है, करो। मैम ये वाले क्वेश्चन में ऐड ऑन कर सकते हैं ना? कर सकते हो, सी वाले में कर सकते हो, बट डायरेक्टली उतना ज्यादा, मैंने जैसे बताया ना कि हम ये चीजें देखते तो हैं, लेकिन आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसका ट्रांसफर कैंसिल हो गया हो, सस्पेंशन जस्ट बिकॉज कैंसिल हो गया हो क्योंकि मीडिया ने कवर कर लिया है। ऐसा नहीं होता। उनकी इंटरनल कमेटी बनती है, वो रिसर्च करते हैं, ट्रांसपेरेंट रूप में करते हैं कि उसमें भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलता है, और उनका जो डिसीजन होता है उसी को इन द एंड मानते हैं। तो जो सोशल मीडिया होता है वो लोगों तक बात तो पहुंचाता है, बट डायरेक्टली देखा जाए तो कंट्रीब्यूट नहीं करता है कोई भी डिसीजन वहां पे इंटरनली जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करने में। तो ये दिक्कत है। तो आप चाहो तो एज एन एथिकल स्टैंडर्ड सजेस्ट कर सकते हो, है ना, कि सोशल मीडिया से क्या लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे थोड़ा सा उनको लगे कि लोग इतने ज्यादा
होता है ना, सोशल मीडिया में कुछ ट्रेंड करने लग जाता है, लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेज करने लग जाते हैं, तो कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। बाकी डायरेक्टली जो चीजें हैं उनको जरूर मेंशन करना है। जैसे मैम आपने बोला कि मतलब कोई भी सिविल सर्वेंट है, तो मैम जैसे फील्ड वर्क काम करता है, तो इवन ज्यादातर पोस्टिंग विलेज में होती है, तो कहीं ना कहीं विलेज का भी तो इसमें रिस्पॉन्स होता है भ्रष्टाचार वगैरह में। हाँ तो होता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो जैसे इसके लिए एक चुनौती ये डाल सकते हैं कि जैसे जो ग्रामीण वासी हैं उनको ये चीज का नॉलेज नहीं होता है मैम, कि नहीं एक्चुअली वो नहीं राधा, आप बोल तो ठीक रहे हो, पर देखो वो उनके ना, उनको उस सिचुएशन पे करना है। लेट्स से अगर ये केस स्टडी होती किसी माइनिंग के ऊपर, कि कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे अवैध रूप से खनन हो रहा है, और आप वहां के मेन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो जो पूरा माइनिंग की सारी चीजें देख रहे हो, ठीक है, और आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है कि आप उस माइनिंग को नहीं रोको, तो वहां पे ग्रामीण लोगों का पक्ष आप डाल सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट हो रहे हैं। माइनिंग से उनका इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, पोल्यूशन होता है, झारखंड वगैरह का आप डॉक्यूमेंट्री यस देखो। मैम, जैसे अभी तो करंट में ही हुआ था। हाँ, तो वो आप डायरेक्टली इंक्लूडेड लोगों कर सकते हो। जो शिक्षा वाला है ना, ये डिपार्टमेंटल चीजों से ज्यादा रिलेट करता है, इसने सोसाइटी को, देश का भविष्य, समाज और जो अभ्यर्थी है उनको ऑलरेडी इंक्लूड किया है, तो वहां पे फिर ग्रामीण या गांव लोगों का ऐड करना वो थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो केस स्टडी के अकॉर्डिंग ही हमको चीजें ऐड करनी, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे स्टेक होल्डर हो, सब कुछ। जैसे आपने कहा कि एक सिविल सर्वेंट के 2 ईयर क्रॉस होनी चाहिए पोस्टिंग। मैम जैसे एक होता है ना कि कहते हैं कि जैसे कोई भ्रष्ट है, अगर वो 2 साल वहीं पे रह गया, तो मैम उससे ना डिस्ट्रिक्ट में साइड इफेक्ट भी तो ज्यादा होंगे। ये ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे बात समझो, दो चीजें होती है। यहाँ पे जो 2 साल वाला मैंने बोला था ना, तो वहां पे है कि सिविल सेवा बोर्ड का चयन होगा, और यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, उनका इंटरनल पूरी कमेटी होती है, वो रिव्यू करती है। लेकिन ऐसा होता है कि मान लो किसी भी पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंस व्यक्ति है, कोई सीएम हो गया, कोई मंत्री हो गया, उसके खिलाफ या उसके रिलेटिव के खिलाफ उसने कुछ कर दिया, सिविल जो आपका आईएएस है, आईपीएस है, उसके खिलाफ कुछ टेंडर आया, उसने पास नहीं किया, उसने बोला रातों रात उसका तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया। हाँ रातों रात हो गया। लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई 2 साल आप फिक्स कर दो, ठीक है, यस मैम। वो काम कर रहा है, अगर उसका काम खराब है, उसके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, तो उसके लिए तो कमेटी बनेगी ही ना। हमने खुद सजेस्ट किया है कि सिविल सेवा बोर्ड आप बनाओ, और उसके बाद अलग से भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कमेटीज होती हैं जो पूरा पूरा रिव्यू करती हैं, और जब रिव्यू करती है उनको गलत मिलता है तो उसको इमीडिएट सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर अगर उनको कम कमी लगती है, कुछ प्रॉब्लमेटिक रीजनल दिक्कत होती है, तो कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये तो पूरा एक प्रोसेस चलता है ना, साल 6 महीने का। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि एक दिन में ट्रांसफर हो गया, 24 घंटे में, आज वो यहाँ का आईएएस था, पता चले कल कहीं और का आईएएस बन गया, तो ये गलत है ना। तो 2 साल का ये मतलब नहीं कि 2 साल वो डिक्टेटरशिप करेगा, वो काम सही तरीके से ही करेगा, उसके लिए कोई ना कोई जांच करने के लिए होगा। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। कार्तिक आप भी कुछ पूछ रहे हो? हाँ मैम, अभी बता रहे थे ना जिसमें नैतिक मुद्दे भी डाल सकते हैं, तो उसको मैम एक्सप्लेन भी करिए, सिर्फ वो पॉइंट आउट कर देंगे। देखो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में आपको केस स्टडी ब्रीफ करनी है, ठीक है, उस स्टेक होल्डर बताने हैं, नैतिक मुद्दे 3-4 आप बता के आगे बढ़ जाओ। अगर वो स्पेशली आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे इसमें एबीसी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो कई बार वो बोलता है कि इसमें निहित नैतिक मुद्दों की भी चर्चा करिए या नैतिक मुद्दों को बताइए। अगर वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो आपको नैतिक मुद्दे लिखने के बाद उसको 1-2-3 लाइन में ब्रीफ करना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने स्पेशली नैतिक मुद्दे नहीं पूछे तो आप सिर्फ 2-3 नैतिक मुद्दे मेंशन करके आगे बढ़ जाओ, उनमें जबरदस्ती उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली नैतिक मुद्दे मेंशन करे तभी एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज 2-3 मेंशन करके आगे बढ़ जाना है, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके कार्तिक, ठीक है। और बताइए, और भी किसी को कोई क्वेरी हो तो? अरुण आप और भी कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं मैम, मेरा अभी तो इससे रिलेटेड फिलहाल तो नहीं है कोई, ये तो हो गया। ठीक है, और भी आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो बताइए। किसी की और कोई क्वेरी नहीं है? एग्जाम्पल जो है इंट्रोडक्शन के साथ ही मतलब इंक्लूडेड करना है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल करिए, करंट का कुछ भी मुद्दा मिल रहा है करिए, एग्जामिनर उससे खुश हो जाएगा कि चलो इसको सिर्फ आइडियलिस्टिक या फिर बुकिश बातें नहीं कर रहा है, इसको करंट का भी मुद्दा पता है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि GS 1 2 3 के जैसे आपको ज्यादा स्कोप नहीं मिलता है करंट अफेयर ऐड करने, तो अगर आपको अपना करंट अफेयर का नॉलेज दिखाना है तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में ही काम आएगा, तो इंट्रोडक्शन तो सबसे बेस्ट है, वहीं पे इंक्लूड करिए। ठीक ठीक है। है, ओके सतीश ठीक है। तो कुछ और भी क्वेरीज हो आप लोग की तो बताइए, थोड़ा बात करें। सोसाइटी वाला जो है ना, मुझे लग रहा था इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर हमको 1 घंटे से ज्यादा लग गया ये केस स्टडी करने में। हालांकि आज आप में से कई लोगों ने सवाल वगैरह भी अच्छे पूछे, क्वेश्चंस वगैरह आपने पूछे, इसमें टाइम काफी लग गया। तो मुझे लग रहा है कि जो आपका सोसाइटी वाला पार्ट है वो हम 1 या 2 दिन बाद कर लेते हैं। मैं सोच रहा था आज आपने मैम उसमें जब दिया था मैसेज ग्रुप में तो कि सोसाइटी का ही सेशन होगा, इसका तो मेरे को पता ही नहीं था, लेकिन ये ज्यादा इंक्लूसिव हुआ और ज्यादा बढ़िया रहा, क्योंकि इससे पहले थ्योरेटिकल लिया था आपने तो अब ये हो गया। हाँ नहीं, लेकिन उसमें आप लोग मुझे लगता है कि पूरा नहीं पढ़ते हो मैसेज। उसमें मैंने 4th पॉइंट में एथिक्स भी लिख रखा है, देखो जो 4th पॉइंट ना 5th पॉइंट है ना, उसमें लिखा है मैंने along with that we will also discuss an ethics case study focusing on how to analyze structure and present answer in paper 4। तो देखो फिर मैंने नहीं पढ़ा होगा, फिर मेरी गलती होगी। ये नहीं पूरा पढ़ना है अच्छे से मैसेज, लेकिन इसमें ना काफी टाइम लग गया। हालांकि अच्छा था आज का, मतलब कि मुझे लगता है मैंने लगभग चीजें तो समझा दी है। मैं एक एक करके कंफर्मेशन ले लेती हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो तो। आकाश आपको कुछ पूछना है इस पे? मैम मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं अभी 10 दिन से लगभग हॉस्पिटल में ही हूँ, कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो इस वजह से। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बाकी ध्यान रखो मम्मी का, ठीक है? और ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, देखिए हॉस्पिटल में ही हूँ, अभी हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ मैम। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, आप उधर से एक बार फ्री हो जाओ, फिर आप मिलो एक बार आके, ठीक है? ठीक है मैम, जरूर मिलूंगा। हाँ हाँ ध्यान रखो, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ध्यान रखो, ठीक है। अखंड आप बताइए, आपकी कोई क्वेरी हो एथिक्स से रिलेटेड, केस स्टडी जो हमने की, या फिर थ्योरेटिकल पार्ट भी जो हमने डिस्कशन किया था उससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो? नो मैम। ठीक है ठीक है। अमजद आप बताओ, कुछ हो दिक्कत आपको इसमें, कुछ प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आया हो, एनीथिंग कुछ भी? नहीं सब ओके। ठीक था, समझ में आ गया? ओके। ओके अमजद ठीक है। आनंद आप बताओ, कुछ क्वेरी हो केस स्टडी से, कुछ समझ में नहीं आया हो? ठीक है। अंकेश आप बताओ, आप लोग नो मैम, कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है ठीक है। मैम सोसाइटी और सोशल जस्टिस का जो आपका सेशन है, इसका तो प्लानिंग में दिसंबर में दिया हुआ, तो अभी हो जाएगा क्या इसका? हाँ आप लोग को मैंने वो भेजा था ना, आप लोग का जो शेड्यूल आता है, तो शेड्यूल में आपका सोसाइटी सोशल जस्टिस स्टार्ट हो गया ना आप लोग का? नहीं मैम, प्लानिंग जो पुराना है मैम, उसमें तो दिसंबर दिया हुआ है लगभग करीब 6 से 12 तक। कौन था, मैंने देखा नहीं है। जो मैंने आप लोग को प्लान शेयर किया उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ, सोसाइटी सोशल जस्टिस का दिया है, करीब 4 दिसंबर तक दिया हुआ है एथिक्स के लिए पढ़ने के लिए। उस प्लान के अनुसार तो काफी पहले हो जा रहा है, 20 दिन पहले। एक सेकंड आप मुझे देख लेते। एथिक्स पे और तो हमने टेस्ट बात कर ही ली है, इस पे और कितना ही बात करेंगे। निकाल लिए वो, ठीक है। इस पे धीरे अगर धीरे अगर एथिक्स ये का हो गया मैम, तो भी हम्म 1-2 सेशन अपना रख लीजिए करंट अफेयर्स का, या फिर कुछ लाइव क्वेश्चन वगैरह लिखने की बात हो सकती है, फिर जब उसका आएगा तो कर सकते हैं। अगर आपका चल रहा हो तो कोई बात नहीं। ये आप लोग को भेजा था मैंने 9 नवंबर को, देखो 9 से 15 नवंबर का ये आप लोग का है। इस पे ये देखो आपका 15 नवंबर तक ये आपका सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस चलेगा। ये इन्होंने सितंबर लिख रखा है गलती से, बट ये नवंबर का है आप लोग का। 3 जून वाले देखें, मैं 17 जून की बात नहीं कर रही। और ये ऊपर लिख भी रखा है देखो 9 से 15 नवंबर,
फेज 3 रिवीजन। देखो आपको जो ग्रुप में भेज रखा है 3 जून में मैंने, कितने नवंबर को भेजा मैम आपने? हाँ जी। ये मैंने 9 नवंबर को शेयर किया।